हेलो, जय हिंद। आज जो हम बात करने जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान क्या है इसके बारे में जानेंगे और संविधान में इसकी चर्चा किस लिए है और क्यों करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि आपातकालीन होता क्या है। तो आपातकाल जो होता है कि देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और संविधान पर जब खतरा होता है किसी भी तरह से, तो हम देश में आपातकाल जैसी व्यवस्था को लगाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आपातकाल का संविधान में कहां चर्चा है और आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे आपातकाल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर देश की सुरक्षा व्यवस्था और संविधान पर किसी भी तरह का संकट उत्पन्न होता है तो हम आपातकाल का प्रावधान करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में भाग 18 और आर्टिकल जो है 352 से 360 तक प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 के बीच में किया गया है। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आपातकाल कितने तरीकों से लगा सकते हैं। तो आपातकाल को भारतीय संविधान के तहत 3 तरह से लगा सकते हैं, जिसमें पहला राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। पहला जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा जो होता है राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा जो होता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 है और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है। अब हम यहां पर जानेंगे कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है और वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है। अब एक एक करके हम जानते हैं। आइए अब हम जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए भारतीय संविधान में 3 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका युद्ध के तहत, दूसरा बाहरी आक्रमण के तहत और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के तहत। ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। इससे पहले उसे आंतरिक गड़बड़ी के तहत लगाया जाता था। तो आंतरिक गड़बड़ी के तहत उसका इतना मिसयूज हुआ कि उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा के उसे आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। क्योंकि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक गड़बड़ी के तहत लगाया गया था और उसका जो है बहुत ही मिसयूज हुआ। तो आइए हम जानते हैं। पहला युद्ध के तहत, दूसरा बाहरी आक्रमण के तहत और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के तहत। ये सशस्त्र विद्रोह जो है ये ध्यान दें, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। इससे पहले क्या था? तो इसकी जगह था आंतरिक गड़बड़ी। इसका बहुत ही मिसयूज हुआ और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी को हटा के सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे लगाते हैं।
लगाने के तीन कंडीशन है। पहला, या तो युद्ध हो जाए, या दूसरा चाहे बाहरी आक्रमण हो जाए, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो तीन तरीके से हम लगा सकते हैं। अब ये लगता कैसे है, आइए हम बताते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, इसकी घोषणा कैसे होती है। देखिए, इसको लगाने का तरीका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति कब लगाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति कब लगाएगा? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर, लिखित सिफारिश आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन कब लगाएगा? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर लगाएगा। जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश नहीं देगा, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ पीएम राष्ट्रपति को कहते थे, भाई साहब आपातकाल लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करते थे? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगा दिया करते थे। सिर्फ पीएम कहते थे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते थे। उसको बदल दिया गया जब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पीएम के साथ साथ मंत्रिमंडल को भी उसमें जोड़ दिया गया कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश नहीं देगा तो उसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है। ठीक है, इसे कब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश दे देता है, जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश दे देता है, तो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। लेकिन वो राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के अंदर, कितना 1 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों के द्वारा उसे पास करना होगा। कितना? 1 महीने के अंदर दोनों सदनों के द्वारा उसे पास करना होगा। देखिए, मंत्रिमंडल है, लिखित सिफारिश किसको दिया? राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति अब क्या करेगा? राष्ट्रपति 1 माह तक जारी रहेगा, और 1 माह के अंतर्गत दोनों सदनों को क्या करेगा? अनुमोदन देना पड़ेगा। अब देखिए, आइए कैसे अनुमोदन देता है वो जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल कितना है? 352 है, वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए, 1 माह तक जारी रहेगा। अब राज्यसभा प्लस लोकसभा को 1 माह के अंतर्गत, कितना? 1 माह के अंतर्गत अनुमोदन देना होगा। अब यहां पर एक कंडीशन और है कि अगर लोकसभा का विघटन हुआ है, क्या बोल रहे हैं? लोकसभा का विघटन हुआ है, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या? आइए बताते हैं कि राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन लोकसभा का क्या होता है? मान लीजिए कि लोकसभा है और लोकसभा का विघटन हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा का जो विघटन हुआ है, तो क्या करेंगे? तो करेंगे कुछ नहीं, जो राज्यसभा है ये अनुमोदन दे देगा। ठीक है, जब भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा
जब भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर, मतलब 1 माह के अंतर्गत उसको भी अनुमोदन देना होगा। अगर अनुमोदन नहीं देता है तो वो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लोकसभा का विघटन होता है तो पुनर्गठन के बाद 1 माह के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के से 1 माह के अंतर्गत इसका अनुमोदन देना होगा। जब दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन मिल जाता है तो 6 माह, कितना, 6 माह, दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन मिल जाता है तो 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है और 6 महीना कर करके ये अनंत काल तक लागू होगा। समझे? एक बार 6 माह के बाद, ठीक, दोनों सदनों में दोनों ने अनुमोदन दे दिया तो 6 माह। अब 6 माह के बाद भी आगे बढ़ाना है, फिर दोनों सदनों को क्या करना है, फिर अनुमोदन देना है। अब फिर 6 महीना बढ़ाना है तो फिर अनुमोदन देना है। इस तरह कर करके अनंत काल तक ले जा सकते हैं। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले क्या होता था, पहले एक बार अनुमोदन मिल जाने के बाद अनंत काल तक रहता था। पहले एक बार अनुमोदन मिल जाने के बाद अनंत काल तक होता था। अब तब उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने ऐसा प्रावधान किया कि अगर एक बार अनुमोदन मिल जाता है तो ये अनंत काल था। जब इसकी सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने और वो 44वें संविधान संशोधन लेके आया 1978 में। उसने प्रावधान किया कि हर 6 महीने के बाद दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन करना होगा। ठीक है, तो ये 6 माह करके अनंत काल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे करते हैं। ठीक है, समाप्त की बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को हम समाप्त कब करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल को जितना लगाना कठिन है, क्या कहते हैं, जितना, 1 मिनट सुनिए, ये समाप्त से पहले ये भी जान लीजिए कि जब दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किया जाता है तो विशेष बहुमत के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा जब अनुमोदन किया जाता है तो विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है, 2 कंडीशन बनता है। पहला, कुल सदन, दोनों सदनों के कुल बहुमत प्लस उपस्थित अथवा मतदान करने वालों का 2/3, मतलब विशेष बहुमत कितना होता है, तो 2/3 होता है। 2/3 होता है। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित अथवा मतदान करने वालों का 2/3 की आवश्यकता होती है। क्या होती है, 2/3 आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया। ये कंडीशन, ये जो है विशेष बहुमत का, इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 से किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया है विशेष बहुमत का। इससे पहले साधारण बहुमत था। साधारण बहुमत होने का
मतलब कि इसका बहुत ही दुरुपयोग होता था, जिस हिसाब से इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1975 में, जो आंतरिक गड़बड़ी के हिसाब से जो आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, ये विशेष बहुमत हो गया। चलिए अब देखिए समाप्ति, मैं वहां पर बता रहा था लेकिन अब बताता हूं समाप्ति। समाप्ति कैसे करते हैं? समाप्ति जितना इसको लगाना कठिन होता है उतना ही इसको हटाना आसान है। राष्ट्रपति जब भी चाहे इसे वापस ले सकता है। पहला, राष्ट्रपति जब भी चाहे इसे वापस ले सकता है, और दूसरा, लोकसभा 1/10 सदस्यों से बहुमत पास करके 1/10 सदस्यों के बहुमत से पास करके इसे समाप्त कर सकता है। अब हम जानेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल को हम लगा देते हैं तो क्या इसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकता है, लेकिन पहले नहीं हो सकता था। न्यायिक समीक्षा क्या राष्ट्रीय आपातकाल का हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि न्यायिक समीक्षा राष्ट्रीय आपातकाल का हो सकता है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसने न्यायिक समीक्षा को, राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। फिर से समझे, 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा न्यायिक समीक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल से बाहर कर दिया गया था। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 44वां संविधान संशोधन 1978 में पास किया और उसने राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रख दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा न्यायिक समीक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल से अलग कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा न्यायिक समीक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत रख दिया गया। कि अब यहां पर ध्यान रखने की बात है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसे हम न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं, और ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रहेगा तो इसका अब दुरुपयोग होना कम हो जाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। क्या जानेंगे? प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव जानेंगे। तो इस प्रभाव को हम 3 तरह से देख सकते हैं। पहला, कि केंद्र और राज्य में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्य विधान मंडल के कार्यालय में क्या प्रभाव पड़ सकता है। और हम तीसरा देखेंगे कि मूल अधिकार में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं केंद्र और राज्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो केंद्र और राज्य में जो प्रभाव पड़ता है, पहला प्रभाव पड़ता है कि राज्य की जितनी भी शक्ति हो जाती है वो केंद्र के द्वारा क्या करते हैं, केंद्र के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मतलब कि संघीय व्यवस्था जो होती है वो एकात्मक में बदल जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो राज्य सूची होता है, जिस पर राज्य सूची का मतलब होता है कि जो राज्य होता है वो राज्य सूची के विषय पर अपना कानून बनाता है। जैसे मैं 1-2 बात बता सकता हूं, जैसे भूमि होता है, पुलिस होता है, इस पर क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र के द्वारा ही राज्य सूची नियंत्रण में आ जाती है। मतलब केंद्र के द्वारा ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि अगर केंद्र के द्वारा राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाया गया है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल तक ही लागू रहता है। मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीना तक ही लागू हो सकता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। फिर से सुने कि केंद्र के द्वारा राज्य सूची पर विषय बनाता है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद सिर्फ 6 महीना तक ही प्रभाव में रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कि केंद्र और राज्य में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि लोकसभा
और राज्य विधानमंडल के कार्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा जो होता है वो 1 साल के लिए उसका कार्यालय बढ़ जाता है। जैसे आप 1975 में देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया था और वो 6 साल का हो गया था। अब हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। पहले हम कुछ टॉपिक आए हैं उसको बता देते हैं, लिख देते हैं कि पहला क्या होता है? केंद्र राज्य पर प्रभाव। तो मैंने पहला बताया, क्या बताया? ये मैंने बताया है कि जो संघीय व्यवस्था होता है वो एकात्मक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है और राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह तक ही प्रभाव में रहता है, ठीक है। ये केंद्र राज्य का प्रभाव हो गया। और उसके बाद देखेंगे, ये पहला था। आइए दूसरा की बात करेंगे। तो लोकसभा अथवा राज्य विधान सभा या मंडल भी बोल सकते हैं, विधान सभा के कार्यकाल पर प्रभाव। तो ये क्या होता है? एक बार में 1 साल ही बढ़ा सकते हैं। जैसे 5वीं लोकसभा, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब तीसरा है मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर प्रभाव। यहां पर मूल अधिकार पर प्रभाव को जानने से पहले सिर्फ 2 आर्टिकल को जानना है। एक आर्टिकल 358 और दूसरा आर्टिकल 359। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या बोलते हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो 6 मूल अधिकार हमें मिला होता है वो निलंबित हो जाता है। फिर से जाने, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार जो हमको अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। 358 के द्वारा, तो क्या कहते हैं? 358 के द्वारा हमको जो मूल अधिकार 19 दिया गया है, आर्टिकल 19 के द्वारा जो 6 हमको मूल अधिकार दिया गया है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्या होता है? स्वतः ही ये समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगा सकते हैं? 3 तरीके से लगा सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। लेकिन जो आर्टिकल 19(6) है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, ठीक है, लग गया भाई। लेकिन ये जो 19 आर्टिकल 19 किसके द्वारा? 358 के द्वारा जो आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाता है वो सिर्फ 2 तरीके से समाप्त होता है। लगाएंगे कितने तरीके से? 3 तरीके से। समाप्त कितना तरीके से? 2 तरीके से। 2 तरीका कौन कौन है? एक युद्ध, एक बाहरी आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह के जब लगाते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है, ठीक है। और देखिए 359 के बाद कहते हैं कि जितने भी, क्या बोलते हैं, वो राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन से आर्टिकल को समाप्त करना है, कौन से आर्टिकल को समाप्त नहीं करना है। लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल है वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो आर्टिकल है 20 और 21। 2 आर्टिकल, कौन से 2 आर्टिकल? 20 और 21। 359 के तहत
20 और 21 समाप्त नहीं होगा, इसे जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, चलिए मूल अधिकार का प्रभाव भी आप समझ लिए। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। पहला 1962 जब चीन का आक्रमण हुआ था अरुणाचल प्रदेश पर। दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और तीसरा 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया था। तो पहला लगा था 1962, दूसरा लगा था 1971 और तीसरा लगा था 1975 में। 1962 में लगा था लेकिन समाप्त कब हुआ? 1968 में। 1971 में लगा था, समाप्त कब हुआ? 1977 में। तीसरा कब लगा? 1975 में और समाप्त कब हुआ? 1977 में। अब आप बोलेंगे सर ये तो 1971 में लगा है, 1977 में समाप्त हुआ है, तो फिर 1975 में कैसे लग गया? हाँ, लग सकता है। कैसे लगेगा? तो इसका प्रावधान किया गया था 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ऐसा प्रावधान किया गया था कि अगर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो दोबारा भी लगा सकते हैं। एक चीज और, ये दोनों जो लगा था युद्ध के आधार पर लगा था, ठीक है। और ये जो लगा था सबसे विवादित 1975 वाला, ये आंतरिक गड़बड़ी के हिसाब से आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। और इसका इतना दुरुपयोग हुआ कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार गिर गई और जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उसने ऐसा प्रावधान सब किया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगले क्लास में जानेंगे राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगता है। थैंक यू सो मच।